आज हमारे साथ है इंद्र ठाकुर जी, जो शिलाई विधानसभा भाजपा मंडल के उपाध्यक्ष है और एक कर्मठ नेता और जुझारू समाजसेवी है। तो इंद्र ठाकुर जी, आपका हमारे प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपको क्या लगता है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में आपकी जो पार्टी है वो बाजी मारेगी या फिर सियासी जंग में चारों खाने चित हो जाएगी? देखिए, सभी पत्रकारों का इस वार्ता में मैं हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने सवाल पूछा है कि इस वर्ष आने वाले विधानसभा के इलेक्शन है हिमाचल प्रदेश के अंदर, और इस इलेक्शन के अंदर जिस प्रकार के प्रत्येक जगह पर हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने इस बात को सुनिश्चित किया है कि इस बारी इस प्रदेश के अंदर रिवाज बदलेंगे, और मैं यही आपके इस वार्ता के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस 2022 के इलेक्शन में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी। आप पार्टी के एक दिग्गज योद्धा हैं। हम आपसे एक बात और जानना चाहते हैं कि राजनीति में आने का ख्याल आपका कैसे आया? राजनीति में आने का ख्याल, क्योंकि मैं जब अपना शैक्षणिक अपनी गतिविधियों के बाद जब से लेकर के अपने क्षेत्र में वापसी मैं पहुंचा 2009 से लेकर के, तब से लेकर के शिलाई में जिन भी प्रकार की हमारी समस्याएं हैं, उन समस्याओं के प्रति हम लोगों ने लोगों के साथ खड़े रह करके हमेशा उन समस्याओं के लिए लड़ना सीखा, लड़ते रहें। जिसमें कि हम लोगों ने, चाहे यहाँ की सब्जी मंडी की बातचीत हो, बस स्टॉप की बातचीत हो, आपका शौचालय की बातचीत हो, या आप लोगों के यहाँ पे एसडीएम कोर्ट की बात हो, अनेकों जितने भी हमारी समस्याएं थी, उन लोगों के समस्याओं को लड़ने के लिए लोगों के साथ हमने हमेशा खड़े रहने का प्रयास किया। और लोगों की जब उम्मीदें बढ़ी तो उसके बाद हम लोगों ने राजनीति में भी अपनी इच्छा जताई। विकास को आगे बढ़ाने में आपको कौन कौन सी मुश्किलें आ रही है? वैसे विकास को आगे बढ़ाने के लिए कोई ऐसी मुसीबतें तभी आ सकती है अगर आपके प्रदेश में सरकार ना हो। लेकिन इस समय हमारे पास अपने इस पार्टी की प्रदेश में सरकार है, और प्रदेश की सरकार होते हुए यहाँ पर हमने अपने क्षेत्र में बहुत ज़्यादा विकास किए है, जो कि जनता से छुपे नहीं है। आगामी विधानसभा चुनाव सर पे है, और ऐसे में आपने एक विधानसभा क्षेत्र शिलाई में आपकी पार्टी ने जनजातीय क्षेत्र का कार्ड भी खेला है। तो ऐसी स्थिति में विधानसभा क्षेत्र के विकास को आगे बढ़ाने को लेकर आपके पास क्या रोड मैप है? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से कि हम लोगों की ये 55-60 सालों से लेकर के इस पूरे गिरियार की एक मांग थी, एक बहुत बड़ी लड़ाई थी, और जिस लड़ाई को लड़ने के लिए हम लोगों के इस क्षेत्र में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि आज हम लोगों के बीच में नहीं हैं, और मैं आपके इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से उनको भी नमन करना चाहता हूं। उन लोगों ने इस लड़ाई को सन 1967 से लेकर के लड़ा, और इस समस्या का निदान करने के लिए उस समय की जो हमारी सरकारें रही है, जो कि प्रदेश में भी थी और देश के अंदर भी थी, लेकिन उन लोगों की मंशा ये थी कि उन लोगों ने इसको करने का प्रयत्न नहीं किया। और आज हम लोगों ने, सब लोगों ने, इस गिरियार के लोगों ने जब इसको लड़ने का एक प्रयत्न किया, इसको एक बहुत ऊंचे लेवल में लड़ने का इसको सब लोगों ने मन बनाया। उस मन को बनाने के लिए प्रदेश की सरकार ने भी इसमें बहुत ज़्यादा योगदान दिया। बढ़ चढ़ करके उन्होंने इस समस्या को समझा और केंद्र तक ले जा करके आज हमारी इस समस्या का निदान हुआ है। उसके लिए मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को हार्दिक अभिनंदन देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। गृह मंत्री अमित शाह जी को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, और हमारे पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, उसके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। केंद्र में हमारे मंत्री अनुराग ठाकुर जी को भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, और हमारे प्रदेश के बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे प्रदेश के बहुत ही यशस्वी हमारे पार्टी के अध्यक्ष और शिमला लोकसभा क्षेत्र से सांसद
सुरेश कश्यप जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। अच्छा चलो ठीक है, आपकी बात यहाँ पे काट रहा हूँ। मैं एक बात आपसे फिर पूछना चाहूँगा कि वर्ष 2014 में तत्कालीन राष्ट्रीय बीजेपी अध्यक्ष और मौजूदा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऐलान किया था, बावजूद उसके बीजेपी सरकार को इतना वक्त क्यों लग गया? देखिए, बिल्कुल ये सही बात है कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने इसको अपने मैनिफेस्टो में भी डाला था और अपनी घोषणा पत्र में डालने के साथ साथ जब हमारे इस सिरमौर के अंदर जब जनसभा हुई थी तो उसमें इसकी घोषणा भी की गई थी और साथ साथ 2019 में भी इसमें भारतीय जनता पार्टी ने ही इसको घोषणा में डाला था। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिनकी हमारे पूरे देश में, पूरे प्रदेश में और खासकर जिस इस गिरियार के जो खंड के अंदर जिन लोगों का राजनीतिक पेट बहुत बड़ा रहा है, लेकिन उनकी मंशा नहीं रही इसको करने की, लेकिन जिन लोगों ने 2014 से लेकर के जिस तरीके से आप पूछ रहे हैं, उन लोगों ने इसको पूरा प्रक्रिया में लाया। जैसी जैसी इसमें हमारी कुछ त्रुटियां थी उसको दुरुस्त करवाने के लिए प्रदेश की सरकार को अवगत करते रहे और प्रदेश की सरकार इसको अवगत करते हुए लास्ट में इसमें जितनी भी हमारी कोई कमियां थी उसको पूरा किया और आज हम इस मुकाम पे कि हमें हमारा ये सपना, हमारी ये मांग इस पूरे क्षेत्र की पूरी हुई है। कांग्रेस का आरोप है कि जनजातीय क्षेत्र का दर्जा शिलाई विधानसभा के लोगों को दिया गया है, लेकिन ये भाजपा का चुनावी टोटका है। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ऐसा है, कांग्रेस स्वाभाविक तौर पे कोई भी बात कर सकती है क्योंकि प्रदेश में जिस भी प्रकार से इस मुद्दे को हर एक व्यक्ति, हर एक राजनीतिज्ञ जानता है कि इस गिरियार की लड़ाई को 60 साल से लेकर के लड़ने वाले यहाँ के लोग इस अपनी मांग के लिए बहुत से लोग ऐसे जो अपने प्राण की आहुति भी दे चुके हैं। लेकिन अगर कांग्रेस इस बात को कह रही है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जब ये लड़ाई हमारी वापस इस मुहिम पे पहुंची कि इसको आर या पार करने की लोगों ने ठानी, तो उसमें जब महाकुंभली का दौर यहाँ पे चला, जिसमें कि पहली कुंभली हमारी रोनाट के अंदर हुई थी और दूसरी जो हमारी महाकुंभली है वो इसी शिलाई में हुई थी। और उस शिलाई में जब ये कुंभली हुई तो मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि उस महाकुंभली के अंदर हमारे इस क्षेत्र के गिरियार के तमाम वो नेता भी इसमें शामिल हुए थे और उन तमाम नेता के शामिल होने पे जब इस पे बातें रखी गई, लोगों के सामने रखी गई, पूरे आम आवाम इस बात को जानती है कि किस प्रकार की बातें की गई और जब वो बातें लोगों के बीच में आई, हमारे इस समय के जो वर्तमान के विधायक साहब है, उन्होंने इस बात को लोगों के बीच में यहाँ पे कहा कि हम यहाँ के क्षेत्र के लोगों के साथ है और इस लड़ाई को लड़ने के लिए अगर हमारे को अपनी राजनीति भी छोड़नी पड़ेगी तो भी हम राजनीति छोड़ने के लिए तैयार है। लेकिन मैं ये बात आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूं कि इस लड़ाई को लड़ने के लिए जब ये मुहिम आगे बढ़ती रही, महाकुंभलियां आगे आगे चलती रही, तो उनका उसमें शामिल ना होना, जो उसके बाद जब ये लड़ाई हमारे लोगों ने हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाई, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने इस बात को सुना और इस बात को सुन करके जब उन्होंने हमारे दिल्ली में जाकर के हमारे गृह मंत्री जी से इस बात पे बात की, तो उन्होंने इस बात को दुरुस्त करके उसके बाद आरजीआई में हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ। अच्छा, तो एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या जो जनजातीय क्षेत्र हुआ है गिरिपार, ये बीजेपी के लिए तुरुफ का इक्का साबित होगा? देखिए, इसमें एक ही चीज है, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि शिलाई में और पूरी गिरियार में जब इस बात की मुहिम चली कि हाटी मुद्दा अब इसकी अंतिम लड़ाई लड़नी है, तो उस समय एक लोगों ने आवाज उठाई कि हक नहीं तो वोट नहीं। इस लड़ाई को आम जनमानस ने अपने अपने घर तक, अपने अपने गांव तक पहुंचाने का इसका प्रयास किया कि हक नहीं तो वोट नहीं। इस मुहिम में सभी राजनेता भी इस मुहिम में इकट्ठे हुए, लेकिन आज जिसने इस लड़ाई को सिरे पहुंचाया है वो हमारे इस विधानसभा के बहुत ही सम्माननीय है। मैं उस पर एक बात ये भी कहना चाहता हूं, मैं तो इस माटी को नमन करना चाहता हूं, इस शिलाई की माटी को नमन करना चाहता हूं और मैं साथ ही साथ नमन करना चाहता हूं शिलाई उस हमारे ठेंडाऊ खुंद को कि जिनके उस माटी में और जिनके उस घर में
जिनके उस परिवार में वो बेटा जन्म लिया जिस बेटे ने अपनी राजनीति को दांव पे लगा करके पूरे जनता के सामने जगह जगह उन्होंने महाकुंभों में जाकर के इस बात का पूरी अपने अंतःकरण से इस बात को स्पष्ट किया कि अगर ये गिरिपार का क्षेत्र जनजातीय नहीं होता है तो मैं राजनीति नहीं करूंगा, वोट नहीं मांगूंगा, इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। और उस बात को उन्होंने उस लड़ाई में अग्रिम भूमिका निभा करके आज हम लोगों को इसमें इस पायदान पे पहुंचाया है। आप बीजेपी के बहुत सक्रिय नेता है और जो आपके आला कमान है उनके आप करीबी भी माने जाते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि जनजातीय क्षेत्र का दर्जा दिलाने से ज्यादा शिलाई के बीमार अस्पताल को ठीक करना चाहिए? बिल्कुल सही बात है आपकी। हमारे इस शिलाई विधानसभा क्षेत्र में अगर हम बातचीत करें, जब से लेकर के राजनीति चली है तब से लेकर के शिलाई विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक परिवार का राज रहा है, जिसमें कि अगर हम 5 साल बलदेव तोमर जी के निकाल करके और 2.5 साल स्वर्गीय श्री जगत सिंह नेगी जी के निकाल करके अगर हम देखें तो उन 7.5 साल के बाद अगर बची हुई सारी की सारी अगर हम आज तक के इन सालों का आकलन करते हैं तो उसमें सिर्फ एक परिवार का राज रहा है। और उस एक परिवार ने आज हमारे को आज़ादी के 75 साल कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन हम लोगों की आज अगर स्वास्थ्य सुविधा की आप बात कर रहे हैं, हॉस्पिटल की आप बात कर रहे हैं, तो उस हॉस्पिटल के स्तर को कहां तक उन्होंने पहुंचाने का प्रयास किया। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं, मैं इसको बहुत ही अदब के साथ इस बात को कहना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जब हमारे पास 2017 के इलेक्शन के बाद पहली बार इस शिलाई विधानसभा में जब प्रवास पे आए तो उन्होंने हमारे इस शिलाई हॉस्पिटल को सिविल हॉस्पिटल का दर्जा दिया है, जिसपे कि निरंतर काम चल रहा है। इसको जो भी इसमें कुछ भी कमियां हैं, चाहे वो जमीन की कमी है, कुछ विभागीय जो कमियां हैं, उसको दुरुस्त किया जा रहा है और इसके लिए कुछ फंड का प्रावधान भी हो चुका है और बहुत जल्द ही ये हॉस्पिटल लोगों के लिए समर्पित होगा। मौजूदा पार्टी क्या आपको आगे बढ़ने का पर्याप्त मौका दे रही है? क्या इस पार्टी में रहकर आप अपने भविष्य को बेहतर मानते हैं? देखिए, जहां तक भविष्य की बातचीत रही, भारतीय जनता पार्टी के अंदर जब से मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं तब से लेकर के हमने किसी भी प्रकार का, चाहे वो कोई पद की बात है, चाहे वो किसी और चीज की बात है, हमने कभी अपने मन से ऐसी बातें नहीं की है। लेकिन मैं इस पार्टी को इसलिए नमन करना चाहता हूं, इस पार्टी के अंदर तमाम वो हमारे कार्यकर्ता, उनको इसलिए नमन करना चाहता हूं। हमारे जो यहाँ इस विधानसभा के जो नेता है भारतीय जनता पार्टी के श्रीमान बलदेव तोमर जी, उनको इसलिए नमन करना चाहता हूं कि मेरे भविष्य की चिंता करते हुए सभी लोगों ने, सभी कार्यकर्ताओं ने हमारे काम को सराहा करके हमको जो आज जो भी सम्मान दिया है, हम उसके कृतज्ञ हैं। और मैं अपने भविष्य की अगर बात कहूँ, मेरा भविष्य तभी उज्जवल है, मेरा भविष्य तभी कामयाबी की ओर है अगर हम जनमानस की सेवा करते हुए, उनकी मांग को देखते हुए, उनकी समस्याओं को देखते हुए उनके साथ निरंतर खड़े रहेंगे तो हमारा भविष्य बिल्कुल मैं समझता हूं कि बिल्कुल सुदृढ़ है, आगे बढ़ेगा। और अगर हम उनके बीच में ना रहेंगे, जनता के बीच में ना रहेंगे, जनता की समस्याओं के लिए नहीं लड़ेंगे, उनकी समस्या नहीं सुनेंगे, उनके लिए काम नहीं करेंगे, तो भविष्य सबका ही खराब रहता है। ऐसे व्यक्ति के साथ जनता खड़ी नहीं रहती है। गरीबों के कल्याण के लिए क्या कार्यक्रम और कोशिशें आपकी तरफ से की जा रही है या आपकी पार्टी की तरफ से की जा रही है? क्योंकि एक आरोप बड़ा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं ने शिलाई विधानसभा की जनता को बड़ा इग्नोर किया है, युवाओं को इग्नोर किया है। ऐसे में आप, आगामी विधानसभा चुनाव सर पे है, युवाओं को रिझाने के लिए क्या करना चाहेंगे? देखिए, हमारे प्रदेश की सरकार ने बहुत सी ऐसी योजनाएं चलाई है जो कि युवाओं के लिए भी है और प्रदेश में हमारे जिस तरीके से कोई असहाय व्यक्ति है, कोई बीमार व्यक्ति है, कोई हैंडीकैप्ड है, कोई काम नहीं कर सकता, उन तमाम वर्गों के लिए अलग अलग प्रकार की योजनाएं प्रदेश की सरकार ने चला रखी है। रही बात एक युवाओं को इस तरीके से देखने की बात कि भाई उनके रोजगार को लेकर के, किसी भी प्रकार की बात को लेकर के, तो मैं उसमें आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, प्रदेश की सरकार ने पहले से ही पूरे प्रदेश के लिए इस तरीके की मुहिमें चलाई है, योजनाएं चलाई है। लेकिन अगर हम अपने क्षेत्र की बात करें, अपने पूरे गिरियार के क्षेत्र की बात करें, तो आज जो हम लोगों को एक बहुत बड़ी सौगात मिली है जनजातीय के तौर पर, उससे हमारे पूरे क्षेत्र का बहुत विकास होना है।
हमारे युवाओं को रोजगार मिलना है, हमारे प्रत्येक घर को सुदृढ़ और मजबूत होना है, हम लोगों को हर व्यक्ति को बहुत अच्छी अच्छी सुविधाएं मिलने वाली है और नौजवानों को तमाम ऐसे जो आपका रोजगार के साधन वो खुलने वाले हैं। और उसके साथ में एक बात और भी कहना चाहता हूं कि हमारे पास इस समय यहाँ पे NH 707 का काम चला है और NH 707 का जो 1356 करोड़ की जो लागत से ये सड़क बनने जा रही है, नेशनल हाईवे, उसमें हमारे इस क्षेत्र का जो युवा है, जो इस समय बाहर काम करता है, अन्य राज्यों में जाकर के काम करता है, जब ये सड़क निर्माण हमारा पूरा होगा तो यहाँ पर पर्यटक के बहुत ही अच्छे साधन हैं, जिसपे कि हमारी पार्टी आने वाले समय में इस इलेक्शन के बाद सत्ता में आकर के उस पे काम करेगी और अपने स्थानीय युवाओं के लिए यहाँ पर रोजगार को उपलब्ध करवाएगी। विपक्षियों की तरफ से वर्तमान में एक बड़ा आरोप भाजपा पे लगता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 707 पर भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा हो रहा है और भाजपा के जो नेता हैं वो इसमें सम्मिलित हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, विपक्ष का तो ये आरोप और प्रत्यारोप करना उनका तो काम है, उसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, आप लोग भी जानते हैं और पूरे क्षेत्र की जनता भी जानती है, हम तब बहुत छोटे छोटे होते थे जब से हम सुनते थे कि NH है, ये NH है, और कितने प्रकार के इसके जो नाम हैं वो बदले गए हैं। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर क्षेत्र की इतनी चिंता कांग्रेस पार्टी को थी तो उन लोगों को जब ये इतने समय से लेकर के NH का नाम रखा गया है, कभी NH 17 भी रखा गया, कभी NH 72 भी रखा गया और आज ये NH 707 हो गया है, तो उन लोगों को उस समय अगर ये समस्या हमारी पूर्ण कर लेते तो उसमें उन लोगों को भी योगदान देना चाहिए था। आज वो आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से इनके साथ शामिल है, ये NHI का काम है, इसमें NHI इस काम को देख रही है, NHI इसमें विजिट पे आती है। इस तरीके का अगर काम किया जा रहा है, अगर इसमें कोई अच्छा निर्माण कार्य नहीं किया जा रहा है तो NHI इसको दुरुस्त करे और उन कंपनियों को उस पर जवाबदेही करे। आपकी पार्टी देश में इस वक्त सर्वोच्च स्थान पर है, केंद्र में भी बीजेपी है और स्टेट में भी बीजेपी है, फिर भी क्षेत्र से लोगों का पलायन हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस और क्यों ठोस कदम नहीं उठा रही है, और अगर उठा रही है तो वो कितने हैं? देखिए, पूरे देश के अंदर और हमारे प्रदेश के अंदर जिस तरह की आप बात करें कि पलायन हो रहा है, उसमें मैं कहना चाहूंगा कि प्रदेश में भी हमारी सरकार है और देश में भी हमारी सरकार है, लेकिन आप इससे पूर्व की सारी बातें लेकर के अगर चलें, आप तो वर्तमान की बात कीजिए। बिल्कुल मैं उसी बात को लेकर के चल रहा हूं कि पूरब की अगर आप बात करें तो ये पलायन आज नहीं हो रहा है, ये प्लान पहले से लेकर के निरंतर चलता हुआ प्लान है। लेकिन आज अगर ये प्लान को, इस पलायन को अगर रोकने का अगर कार्य किया है तो हमारी वर्तमान की सरकार जिस प्रकार की योजनाएं, जिस प्रकार के कार्य अगर हमारे इस प्रदेश के अंदर कर रही है तो उस कार्य के चलते हुए आज क्षेत्र का पलायन रुकेगा और लोग अपने अपने जगह, अपने अपने क्षेत्र में रह करके जब उनको सारी सुविधाएं वहां मिलेगी, उनको वहां रोजगार के साधन मिलेंगे, उनको वहां पे अपना अच्छी सुविधाएं सारी मिलेगी, सारी आपकी वहां पर सुविधाएं मिलेगी, तो प्लान वहां पे रुकना बिल्कुल संभव है। इसलिए ये सारे प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं। ठाकुर साहब, आपकी बात काट रहा हूं मैं, आपको क्या लगता है, क्या आपके विधानसभा हलके में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं जन जन तक पहुंच रही है? क्या वो पर्याप्त है? देखिए, हमारे जो विधानसभा क्षेत्र के अंदर है, जहां तक इस समय शिक्षा की बातचीत है, वो पहले से कहीं बेहतर आज हो चुकी है, कहीं बेहतर आज शिक्षा का स्तर बढ़ा है। लेकिन फिर भी मैं ये नहीं कहना चाहूँगा, इस पे कमियां हैं, उन कमियों को आने वाले समय पे अवश्य पूरा किया जाएगा। जो भी शिक्षा के क्षेत्र में कमियां हैं उनको दुरुस्त किया जाएगा और उन कमियों को पूरा करने के लिए जब हमारे आने वाले समय पे 2023 में फिर से सरकार बनेगी तो उस पर भी हम ये बिल्कुल आश्वस्त होकर के कहना चाहते हैं कि हमारे जो नेताजी है श्रीमान बलदेव तोमर जी और प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी इस पे जरूर काम करेंगे और हमारे इस क्षेत्र में शिक्षा की भी बहुत अच्छी आने वाले समय पे व्यवस्था की जाएगी। आपके पास विधानसभा में विजय हासिल करने के लिए क्या रोड मैप है? किस रणनीति पे आप काम करेंगे ताकि आप यहां से विजयी होकर जाए? देखिए, हमारे विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो आपने सवाल किया है कि ऐसा क्या रोड मैप है,
हमारे विधानसभा क्षेत्र के अंदर अगर हम पिछले 60 साल 65 साल निकाल करके अगर बात करें तो आज हमारे इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर जिस प्रकार के विकास हम लोग अपने प्रत्येक कस्बे के अंदर, प्रत्येक क्षेत्र के अंदर जिस निरंतर गति से जो विकास हुए, आज हमें बड़े खेद के साथ इस बात को कहना पड़ता है कि हम लोगों का जो इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व हमारे कांग्रेस पार्टी के विधायक माननीय हर्षवर्धन जी कर रहे हैं। लेकिन इससे पूर्व जब 2012 में बलदेव तोमर जी जीत करके विधानसभा गए थे तो उस समय उनके पास भी सरकार के अंदर पद था, वो हारे थे हर्षवर्धन जी। आज वो स्थिति हमारे बीच में है कि हमारे जो कैंडिडेट है, हमारे जो नेताजी है, वो आज सरकार के जो हमारे इस क्षेत्र की ओर से जीत करके नहीं जा पाए हैं, लेकिन सरकार ने उनको फिर भी उपाध्यक्ष का पद दिया है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, उनके कार्यकाल के 5 साल, सिर्फ 5 साल उन्होंने राजनीति में रहे हैं। आज उन्होंने अगर शिलाई विधानसभा क्षेत्र के अंदर प्रत्येक जगह पे, चाहे आप स्तौन में कॉलेज की बात कर लो, चाहे आप स्तौन में ITI की बात कर लो, चाहे आप चांदनी में आपका PSC की बात कर लो, चाहे आप उसके बाद कफोटा में आकर के कमरों में आप BDO कार्यालय की बात कर लो, चाहे आप कफोटा आकर के वहाँ पे पुलिस थाने की बात कर लो, SDM कोर्ट की बात कर लो, आपका हेल्थ सेंटर का BMO कार्यालय की बात कर लो, चाहे आप टिम्बी आकर के वहाँ पर आप सब डिवीजन की बात कर लो, चाहे आप उप तहसील की बातचीत कर लो, चाहे आप शिलाई में आकर के यहाँ पर तमाम हमारे डिवीजन की बात कर लो, IPH का डिवीजन हो गया, सिविल कोर्ट हो गया, SDM कोर्ट हो गया, आपका यहाँ पे पुलिस का डिवीजन हो गया है, आपका इलेक्ट्रिसिटी का डिवीजन हो गया है। यहाँ से आप लादी क्षेत्र में जाए और लादी क्षेत्र में आपका रोनाट के अंदर आप देखिए कि वहाँ पर आपका CSC की गई, वहाँ पे आपका क्या कहते हैं पुलिस थाना खोला गया, आपका ऊपर जरवा ढार में है, पनोंग में है, वहाँ पर आपका PSC खोली गई, आपका हला का एरिया है, वहाँ पर आपका शहीद कल्याण जो टूर्नामेंट है उसको राज्य स्तरीय मेला बनाया गया है, वहाँ पे जो स्कूल का नाम है वो शहीद कल्याण के नाम से किया गया है। उसके बाद आप वहाँ पर बात करें तो वहाँ पे PSC खोली गई है। उसके बाद आप नैनीधार में आ जाइए, वहाँ पे 2 दिन के लिए आपका तहसीलदार बिठाया गया, नायब तहसीलदार बिठाया गया है। आप हमारे वर्तमान के जो विधायक हैं उनके गृह क्षेत्र की बात कर लो, वहां पर हमारे नेताजी ने आज इतना काम किया है कि वहां पर आपका हॉस्टल वहां पे खोला गया है, आप वहां पे 2 दिन के लिए तहसीलदार को बिठाया गया है, वहां पे सिंचाई की योजनाएं वहां पे माननीय बलदेव तोमर जी के माध्यम से की गई। तो ये पूरा रोड मैप है जो जन जन तक पहुंचा है और आने वाले इस इलेक्शन के अंदर जो सबसे अभूतपूर्व काम हुआ है वो पूरे क्षेत्र के गिरियार की मांग थी। और पूरे गिरियार के जो इस समय मैं फिर से आपके बीच में कहना चाहूंगा, हटी की जो इस लड़ाई को पूरा किया है उसमें सबसे बड़ा अहम रोल जो रहा है उस लड़ाई को लड़ने के लिए श्रीमान बलदेव तोमर जी का रहा है। और उन्होंने इस पे तमाम क्षेत्र के लोगों को उस लड़ाई में अग्रिम भूमिका में अपनी भूमिका सुनिश्चित की और इस लड़ाई को जितवाया है। ये रोड मैप है जो कि 2022 में हम लोगों के बीच में ले जाएंगे और तमाम लोग इस बात को जानते हैं। यदि कांग्रेस पार्टी SC कार्ड आप लोगों के बीच में खेलती है तो आप कैसे इलेक्शन को विधानसभा में निकाल पाएंगे? देखिए, आपने सवाल किया कि कांग्रेस पार्टी SC कार्ड खेलती है। इस बात को मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं, ये आप लोग भी जानते हैं, तमाम क्षेत्र के लोग भी जानते हैं। ये कार्ड तो वो पिछले जब RGI ने रजिस्ट्रेशन किया उसके बाद खेल चुके हैं। आज हमारा जो SC का जो वर्ग है, हमारे भाई है, हमारे बंधु है SC के, अगर वो भ्रमित हुए हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की देन है। उन लोगों ने ही उनको वो कार्ड खिलाया है। मैं नहीं जानता कौन सा कार्ड खिलाया है, लेकिन उनको भ्रमित करने का उन लोगों ने ही वो सारा प्रयत्न किया है। और उनके भ्रमित करने के प्रयत्न के बाद ही वो लोग हम लोगों से अलग हो गए, इस दायरे से अलग हो गए, जिसमें कि बहुत से ऐसे SC के बंधु हैं जो आज भी इस ST के दर्जे के अंदर आना चाहते हैं, लेकिन वो उस समय उस बात से अवगत रह चुके हैं कि अगर ये लड़ाई SC वर्ग लड़ रहा है तो वो हम लोगों को कितना घाटा होगा और हम लोगों का कितना उससे नुकसान होगा, वो वर्ग नहीं समझ पाया। और कांग्रेस इस बात को लेकर के पर्दे के पीछे नहीं है, आज वो पर्दे के आगे आ चुकी है। आज तो वो इस बात को लेकर के SC की ही बात नहीं आप करें, आज तो वो आम जो स्वर्ण समाज है उनके बीच में बात करता है कि जो ST किया गया है,
इसमें फलानी जाति नहीं आ रही है, फलाना वर्ग नहीं आ रहा है, फलाना वर्ग नहीं आ रहा है, जबकि इसमें पूरा हमारे देश के जब संसद से ये पास होकर के आया है तो उसमें क्लियर सी एक बातचीत है कि शिलाई विधानसभा क्षेत्र में 66,775 लोग जो कि एससी को छोड़ करके वो सारे के सारे इस एसटी के दर्जे के अंदर आए हैं और पूरे गिरियार में 1,60,000 लोग इस एसटी के दर्जे में आए हैं, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार है और उसमें एससी बंधुओं को उससे बाहर रखा गया है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, एससी वर्ग के लोगों ने, हमारे उन भाई बंधुओं ने इस लड़ाई को जिनके माध्यम से भी लड़ा है, जिन्होंने भी उनको इसके लिए उकसाया है, हम तो फिर भी ये कहना चाहते हैं कि आपकी लड़ाई थी, आप चाहते थे कि आपने एसटी में नहीं आना है, आप चाहते थे कि हमने ऐसे ही रहना है, तो आपको भी उस जीत की बधाई है। और हम लोगों को जो ये जीत मिली है, हम लोगों की ये जो डिमांड पूरी हुई है, उसके लिए तमाम मैं जो लोग एसटी में आए हैं उन सबको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। शिलाई विधानसभा के नेता, मैं यहाँ पे जनरल बात कर रहा हूँ, आम जनता की बात कर रहा हूँ। शिलाई विधानसभा के नेता पक्ष और विपक्ष, कहा जाता है कि दोनों ही नेता एरिया से बाहर रहते हैं, वहां से शिलाई की राजनीति करते हैं। आप क्या बताते हैं, क्या ये सत्य है? और अगर ये सत्य है तो वो जो नेता है शिलाई विधानसभा के बीच, जनता के बीच में क्यों नहीं रहते हैं? देखिए, इसमें एक चीज की बात है कि हमारे इस पूरे क्षेत्र में एक परिवार ने राज किया है, एक परिवार की राजनीति रही है और वो परिवार बिल्कुल हमेशा ही बाहर से ही इस पूरी विधानसभा को चलाने का प्रयास करता था। लेकिन आज मैं वही बात कह रहा हूं आपके बीच में कि अगर आज बात की जा रही है कि हमारे जो वर्तमान के जो इस भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे उम्मीदवार है, हमारे नेता है, आपका आरोप है कि भाई जनता ये कह रही कि दोनों लोग बाहर रहते हैं, तो उसमें एक ही चीज की बात है, जो भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा नेता है श्रीमान बलदेव तोमर जी, वो समय समय पे लोगों के बीच में आते हैं, लोगों के बीच में बातचीत सुनते हैं, लोगों की बातचीत को समझते हैं, लोगों की बातचीत को सुनते हुए, समझते हुए उस समस्या का निदान करने के लिए वो प्रदेश तक उस बात को पहुंचाते हैं। लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूं कि आज ये पूछने का सवाल आ गया है, लेकिन आज से पहले शिलाई क्षेत्र की तमाम जनता ने इस बात को नहीं पूछने का प्रयास किया कि जो लोग 60 साल 65 साल से इस क्षेत्र में राजनीति कर रहे हैं, वो लोग इतने समय से लेकर के बाहर रहते थे, लेकिन आज वो अगर अपना आशियाना बना करके यहाँ पे बैठे कहते हैं कि हम तो फलाने गांव के आदमी हैं, तो ऐसा चलने वाला नहीं है। यहाँ पर हमारे बीच में शिलाई के स्थानीय, शिलाई की माटी के पैदा हुए, शिलाई में ठंडाऊ खुंद के वंशज इस शिलाई विधानसभा क्षेत्र को विकास में अग्रिम भूमिका में निभाने वाले, पहुंचाने वाले, वो हमारे श्रीमान बलदेव तोमर जी है। वो यहाँ पर पूरे विधानसभा में उन्होंने बहुत अच्छा विकास करवाया है और पूरे विधानसभा को विकास करवा करके प्रदेश में बहुत अच्छी पायदान पे पहुंचाया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।